जैसा कि गाइस मैंने कहा था कि मैं जो है नेक्स्ट टॉपिक अपने नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इससे पहले मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँ, मैं अपना पिछले जो भी वीडियो है उसको रिकॉल कर देती हूँ कि मैंने पिछले वीडियो में क्या क्या बताया था आप लोगों को। तो देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में, सत्याग्रह के आइडिया के बारे में, गांधी जी ने क्यों सत्याग्रह इंडिया में लाया सब बताया था। रॉलेट एक्ट, खिलाफत मूवमेंट एंड नन कॉपरेशन मूवमेंट मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाया था। बट अगर आप लोग ये वीडियो नहीं, इसके बारे में नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पे जाके मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। सो हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो दूसरा टॉपिक क्या है हम लोग का इस चैप्टर का? डिफरिंग स्ट्रैंड विद इन द मूवमेंट। मतलब कि इस मूवमेंट के लिए लोग का क्या क्या सोच था, मतलब हर स्टेट में, हर रीजन में सबका सोच अलग अलग था। तो अब देखिए क्या लिखा है बुक में इसमें। द नन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट began in January 1921. Various social groups participated in this movement, each with its own specific aspiration. मतलब नन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट दोनों एक साथ स्टार्ट हुआ था, क्योंकि गांधी जी को ऐसा लगा था कि अगर वो हिंदू मुस्लिम को यूनाइट कर सके तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा ब्रिटिश को इंडिया से हटाने के लिए। तो उन्होंने नन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट दोनों साथ में लॉन्च किया और उस मूवमेंट का था नाम नन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, जो कि जनवरी 1921 में शुरू हो गया था। तो ये जो मूवमेंट हुआ था उसमें अलग अलग सोशल ग्रुप के लोग पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन सब अपने अपने एस्पिरेशन से, अपने अपने सोच से, उन लोग क्या ज़रूरत है, पीजेंट्स को ज़रूरत था कि उनका जो भी रेवेन्यू है उसको हटा दिया जाए, और जो भी अलग अलग लोग थे सबका अपना अपना सोच था। उनको जो जो प्रॉब्लम ब्रिटिशर से हो रहा था तो उसके खिलाफ उन लोगों ने अपने अपने सोच के हिसाब से नन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट को ज्वाइन किया था। All of them responded to call of स्वराज, but the term meant different thing for different people. सब लोगों ने तो यही कहा कि हम लोग स्वराज के लिए इस मूवमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं, बट उनके लिए स्वराज का मीनिंग सिर्फ फ्रीडम ही नहीं था, सब लोग के लिए अलग अलग मीनिंग था स्वराज का। किसी का मतलब था स्वराज मतलब उनको फ्रीडम चाहिए, किसी का मतलब था कि उन लोग को रेवेन्यू से छुटकारा चाहिए, किसी का मतलब था कि उन लोग को लैंड चाहिए। मतलब सबका स्वराज का मतलब अलग अलग था। सब लोग अपने एस्पिरेशंस के हिसाब से नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट को ज्वाइन किए थे। गाइज, इस टॉपिक में हम लोग को जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो क्या है? द मूवमेंट इन द टाउन। मतलब जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट हुआ था वो टाउन में लोगों ने उसे कैसे लिया था, कैसे उसको हैंडल किया था, वो हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में। देखते हैं। द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज़। मतलब क्या हुआ था, सिटीज़ में क्या किए थे, मिडिल क्लास के लोग जो थे इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल एंड कॉलेजेस, हेडमास्टर एंड टीचर रिजाइंड एंड लॉयर्स गिव अप द लीगल प्रैक्टिसेस। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स थे, जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे, ब्रिटिश के द्वारा जो स्कूल्स चलाए जाते थे या जो कॉलेज चलाए जाते थे, उसमें क्या हुआ, स्टूडेंट्स ने जाने के लिए मना कर दिया, और जो भी टीचर उसमें असाइन थे उन्होंने अपने आप को रिजाइन कर दिया वहाँ से, और जो भी लॉयर उनके कोर्ट में काम करते थे उन्होंने अपना काम छोड़ दिया था। द काउंसिल इलेक्शन वर बाइकॉटेड इन मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस। मतलब बहुत सारे जगह पे जो भी इलेक्शन हो रहा था उन लोगों के लिए वो लोगों ने बाइकॉट कर दिया, वो लोग उसमें शामिल नहीं होंगे एक्सेप्ट मद्रास। लेकिन ऐसा कुछ मद्रास में नहीं हुआ था। अब क्यों नहीं हुआ था उसका भी रीजन यहाँ पे दिया हुआ है। वेयर द जस्टिस पार्टी, वहाँ पे मद्रास में जस्टिस पार्टी रूल करती थी। द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण, और इस पार्टी में जितने भी नॉन ब्राह्मण्स थे वो थे, ब्राह्मण्स नहीं थे, नॉन ब्राह्मण्स थे वो थे। फेल्ट द एंटरिंग द काउंसिल वॉज वन वे ऑफ गेनिंग सम पावर, समथिंग दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण्स एक्सेस टू। हम लोग जानते हैं कि हम लोग के पास्ट में जो ब्राह्मण्स थे उनके पास पावर था। तो जो मद्रास में जो ये जस्टिस पार्टी था उसमें नॉन ब्राह्मण्स थे, तो उन लोग को ऐसा लगता था कि अगर वो लोग काउंसिल के द्वारा इलेक्शन में जाते हैं तो शायद उन लोगों को कुछ पावर मिल जाए, ताकि वो लोग नॉन ब्राह्मण्स को जो पावर मिलता है
उससे हट के उनको भी पावर मिल जाए, वो लोग भी इक्वलिटी में रह सके। सो ये काउंसिल, ये जो मतलब इलेक्शन था वो मद्रास में बाइकॉट नहीं हुआ था। ये रीज़न आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है क्वेश्चन। The effect of non-cooperation on the economic front were more dramatic. फॉरेन गुड वर बाइकॉटेड। मतलब क्या हुआ, नन कॉपरेशन का इकोनॉमिक पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ा। कैसे पड़ा, जो फॉरेन गुड्स थे उनको हम लोगों ने, जो भी इंडियंस थे उनको बाइकॉट कर दिया। लिकर शॉप पिकेटेड। अब देखें, पिकेट का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, इसमें शायद मेरे वीडियो में नहीं आ पा रहा होगा तो मैं उसका मतलब आपको बता देती हूँ। अ फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और बाई विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू फैक्ट्री और ऑफिस। मतलब क्या हुआ, जो लिकर शॉप थे वो लिकर शॉप पिकेटेड एंड फॉरेन क्लोथ्स वर बर्न इन ह्यूज बॉनफायर। मतलब जो भी लिकर शॉप, शराब के जो भी दुकानें थे उनको बंद कर दिया गया, तोड़ दिया गया, और जो फॉरेन क्लोथ थे, मतलब जो बाहर से कपड़े बन के आते थे, उनको ह्यूज बॉनफायर मतलब बहुत बड़ा ढेर करके और उसे जला दिया गया। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ हाफ बिटवीन 1921 टू 1922। मतलब क्या हुआ था, जो इम्पोर्ट होता था इंडिया में फॉरेन से वो हाफ हो गया। 1921 से 1922 के बीच में हाफ हो गया, मतलब सीधे आधा हो गया। इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम ₹102 करोड़ टू 57 करोड़। मतलब क्या हुआ, वैल्यू कितना ड्रॉप हो गया, 102 करोड़, मतलब 102 करोड़ से 57 करोड़ पे मतलब दाम आ गया था, इतना घट गया दाम, क्योंकि लोग, इंडिया के लोग यूज़ ही नहीं कर रहे थे उसे। इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। मतलब बहुत सारे जगह पे क्या हुआ, मर्चेंट और ट्रेडर्स थे, उन्होंने गुड को ट्रेड करना मना कर दिया, फॉरेन गुड को। मतलब जो विदेश से जो भी सामान आएगा या जो भी सामान भेजा जाएगा उन्होंने ट्रेड करना मना कर दिया, क्योंकि अगर जब ये सब चीज़ बाइकआउट होगा तभी क्या होगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अच्छे से इस्टेब्लिश हो पाएगा और ब्रिटिश इंडिया से जा पाएंगे। As the boycott movement spread, the people began discarding import clothes and wearing only Indian one. Production of Indian textile mill and handloom went up. मतलब क्या हुआ, फॉरेन से जो भी चीज़ आ रहे थे, जो भी, उन सब को मना कर दिया और लोग क्या जागरूक हो गए। लोग क्या करने लगे, इंडिया में जो भी, इंडिया के मील्स में जो भी तैयार हो रहा है लोग वही खाते पीते थे, वही पहनते थे और उसी सामान का यूज़ करते थे। वो लोग फॉरेनर्स सामान को, फॉरेन गुड्स को एकदम अच्छे तरीके से बाइकआउट कर रहे थे। दिस मूवमेंट इन द सिटीज़ ग्रेजुअली स्लोड डाउन फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन। मतलब क्या हुआ, स्टार्ट तो बहुत तेज़ी से हुआ था, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे स्लो होने लगा ये मूवमेंट। अब देखते हैं किस किस रीजन से हुआ। हो सकता है आपके एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आ जाए कि नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट था वो क्यों धीरे धीरे स्लो हुआ, ये आपके शायद एग्ज़ाम में आ जाए, इसलिए देखते हैं अब रीज़न। खादी क्लोथ was often more expensive than mass product meal cloth and poor people could not afford to buy it। मतलब जो फॉरेन से गुड आ रहा था, वो जो भी क्लोथ आ रहा था वो खादी से सस्ता था। सो खादी क्लोथ जो था वो महंगा था, जो भी फॉरेन से क्लोथ आता है उससे महंगा था। तो लोग, जो पुअर पीपल जो इंडिया के थे, वो लोग इसको एफर्ट नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने जो है खादी का यूज़ करना बंद कर दिया और फिर से फॉरेन गुड्स को यूज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके एफर्ट में नहीं था तो वो फिर पहनते क्या, तो उन्होंने फॉरेन क्लोथ्स फिर से शुरू कर दिया पहनना। सिमिलरली बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज्ड अ प्रॉब्लम। मतलब इंस्टीट्यूशन, जो भी बाइकॉट का स्कूल, जो भी ब्रिटिश का स्कूल कॉलेज और जो भी था, उसको बाइकॉट करने से इन लोगों पे प्रॉब्लम आने लगा। फिर ये ज़रूरी था कि क्या हो, इंडियंस अपना इंस्टीट्यूशन बनाए, बट ये पॉसिबल ही नहीं था। For the movement to be successful, alternative Indian institution had to be set up so they could be used in the place of British one। तो ब्रिटिश के जगह पे इंडियन इंस्टीट्यूशन को पब्लिश करना ज़रूरी था, तभी तो उन लोगों ने, अगर ब्रिटिश के इंस्टीट्यूशन को
अगर बाइकआउट किया है तो खुद का इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, बट उस समय ये नहीं था। तो उन्होंने फिर क्या किया, फिर से ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना शुरू कर दिया था। These were slow to come up, so student and teachers began trickling back to the school. अब लोगों ने देखा कि लोग क्या कर रहे हैं, खादी छोड़ के अब फिर से फॉरेन का कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद ब्रिटिश के इंस्टीट्यूशंस को फिर से यूज़ कर रहे हैं। तो क्या हुआ, स्टूडेंट्स और टीचर ने भी सोचा कि फिर हम लोग क्यों बैठे रहे, तो उन लोगों ने भी फिर से गवर्नमेंट स्कूल में और लॉयर्स फिर से गवर्नमेंट कोर्ट में जाना शुरू कर दिए। और क्या हुआ, ये जो नन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट था वो स्लो डाउन हो गया। हमने देख लिया था कि टाउन में कैसे इस मूवमेंट को लिया गया, क्या रिएक्शन हुआ। तो अब हम लोग देखते हैं हम लोग का दूसरा टॉपिक क्या है इसी पॉइंट का, रिबेलियन इन द कंट्री साइड। मतलब हम लोगों ने टाउन में देख लिया, अब दिया है कि कंट्री साइड में ये जो भी मतलब हुआ था नन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, उसका पूरे कंट्री में क्या असर हुआ था वो हम लोग देखेंगे। फ्रॉम द सिटीज़ द नन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। मतलब क्या हुआ था, अब ये सिटीज़ से होकर, मतलब सिटीज़ में अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग टाउन में, अब क्या हुआ, अब सारे सिटीज़ सारे टाउन में होते होते पूरे कंट्री में ये विख्यात हो गया और पूरे कंट्री इस मूवमेंट को फॉलो करने लगा, ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ने लगा। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है, कौन कौन कर रहे थे। It drew into its fold the struggle of peasant and tribals which were developing in different part of India in the year after war। मतलब क्या हुआ, अब लोग इसमें पूरे कंट्री में फैल चुका था, तो पीजेंट्स भी अब इसमें साथ दे रहे थे। अब पीजेंट्स कैसे साथ दे रहे थे आइए देखते हैं। इन अवध peasants were led by Baba Ramchandra, a sannyasi who had earlier been to Fiji in an इंडिट्यूड लेबर। मतलब क्या हुआ, अब अवध में जो है पीजेंट्स अब इस मूवमेंट का साथ दे रहे थे। तो अवध में पीजेंट्स को एक साथ कौन लाए थे, तो बाबा रामचंद्र लाए थे, जो कि एक सन्यासी थे, जो कि फिजी में एक लेबर के रूप में जा चुके थे, इंडिया से काम कर चुके थे वहाँ पे। द मूवमेंट हेयर वॉज अगेंस्ट तलुकदार्स एंड लैंडलॉर्डर्स हु डिमांडेड from peasants extraordinarily high rent and variety of other cases। मतलब क्या होता था, अब ये लोग सब लोग मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अब सब लोग ज्वाइन कर रहे थे, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ज्वाइन कर रहे थे, सबके लिए स्वराज का मीनिंग अलग था। तो ये जो अवध में पीजेंट्स थे, जिनका ग्रुप जो है बाबा रामचंद्र ने बनाया था, तो वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग ये लड़ाई कर रहे थे तलुकदार और जो भी बड़े लैंड लॉर्डर्स थे उनके अगेंस्ट में ये लोग ये लड़ाई कर रहे थे। जो बड़े लैंड लॉर्डर्स हैं इन लोगों से डिमांड कर रहे थे, एक्स्ट्रा रेंट डिमांड कर रहे थे, मतलब हाई रेंट मांग रहे थे। तो ये लोग तलुकदार और लैंड लॉर्डर के अगेंस्ट जो है ये मूवमेंट कर रहे थे। पीजेंट्स एंड had to do beggar and work at landlord's farm without any payment। मतलब जो भी छोटे छोटे किसान थे उन लोगों को क्या करना पड़ता था, लैंडलॉर्ड के फार्म में बिना पेमेंट के काम करना पड़ता था। एज टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर बीइंग रेगुलरली evicted, so they could acquire no right over the leased land। मतलब क्या होता था, वो लोग बिना ही पेमेंट के उनके लैंड पे काम करते थे और क्या करते थे, मतलब उनका कोई राइट नहीं था, जिस लैंड पे वो लोग काम करते थे उनका उस पर कोई राइट नहीं था और उनको कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करवाया गया था। क्या हुआ था, तो लोग जो है मतलब जो स्मॉल पीजेंट्स हैं उनको लगता था कि नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट में वो लोग शामिल होंगे तो तलुकदार और लैंड लॉर्डर्स के खिलाफ वो लोग अपना राइट मांग सकते हैं। इसीलिए इन लोगों ने, अवध के पीजेंट्स ने इस लड़ाई में उन लोग का साथ दिया था। द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबोलिशन ऑफ बेगर एंड सोशल बाइकआउट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। मतलब जो भी पीजेंट्स थे अवध के वो चाहते थे कि जो रेवेन्यू उन पर लग रहा है उसको घटाया जाए और ये भी जो बेगर का रूल है उसको हटाया जाए
और ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड को वो लोग बाइकआउट करना चाहते थे, मतलब उनके पास अपना लैंड हो ताकि वो लोग खेती कर सकें। इन मैनी प्लेस नाई धोबी bandhans had organized by panchayat to deprive landlord of the service of even barber and वॉशरमैन। मतलब क्या हुआ था, अब जितने भी लोअर कास्ट के लोग हैं जैसे नाई धोबी वॉशरमैन बार्बर, उन सब ने इसको कर लिया था, इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर लिया था ताकि जो बड़े लैंड लॉर्डर्स हैं उनसे इन लोग को छुटकारा मिल सके। In June 1920, Jawaharlal Nehru began to going around the village in Awadh, taking the villagers and trying to understand their grievances। मतलब क्या हुआ, 1920 में जवाहरलाल नेहरू क्या किए, शुरू कर दिए अवध में जाना, अवध में अलग अलग विलेज में घूमना शुरू कर दिए ताकि क्या हो, ये लोग जो भी विलेजर्स का मतलब उन लोग का मोटिव है उसको ये अंडरस्टैंड कर सके कि ये लोग किस लिए इस मूवमेंट में ये लोग पार्टिसिपेट कर रहा है, इसको वो समझ सके। बाय अक्टूबर द औध किसान सभा वॉज सेट अप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर। तो फिर क्या हुआ, बाबा रामदेव और बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक औध किसान सभा बनाया गया, जिसमें क्या होता है, औध के पीजेंट्स जो है पार्टिसिपेट करते थे और क्या करते थे, बताते थे कि वो लोग इस मूवमेंट में किस लिए शामिल हुए हैं। विद इन अ मंथ ओवर 300 ब्रांचेस हैड बीन सेट अप इन द विलेजेस अराउंड द रीजन। मतलब जो ये जवाहरलाल नेहरू और रामचंद्र जी ने ये जो बनाया था औध लोक किसान सभा, उसमें क्या हुआ, लगभग उसके 300 ब्रांचेस हो गए पूरे विलेजेस में, क्योंकि जितने भी विलेजर्स को प्रॉब्लम थी, जितने भी पीजेंट्स को, वो आके इसमें शिकायत करते थे। सो व्हेन द नन cooperation movement began the following year, the effort of the Congress was to integrate the odd peasant struggle into the wider struggle। मतलब क्या हुआ, उसके बाद जब ये कॉपरेशन मूवमेंट और आगे बढ़ा तो क्या हुआ, जो ये थे जवाहरलाल नेहरू ने, कांग्रेस के जो लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, उनने क्या किया, जो अवध पीजेंट स्ट्रगल है उसको वाइडर स्ट्रगल में कर दिया ताकि इससे भी ब्रिटिशर्स को कोई अफेक्ट पड़े। द पीजेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप इन द फॉर्म दैट द कांग्रेस लीडरशिप वॉज अनहैप्पी विद इट। मतलब क्या हुआ था, अभी ये जो मूवमेंट हुआ पीजेंट्स का, ये एक अलग ही हो गया, पीजेंट्स का मूवमेंट बन गया। तो इससे क्या हुआ, जो कांग्रेस में जितने भी लीडर्स थे वो लोग अनहैप्पी हो गए कि ये नन कॉपरेशन मूवमेंट था, इसमें ये अब पीजेंट्स के रूप में चेंज हो गया, इससे वो लोग अनहैप्पी हो गए। As the movement spread in 1921, the house of तालुकदार and merchants were attacked। मतलब क्या हुआ, जैसे ये मूवमेंट स्प्रेड हुआ, जैसे ये पीजेंट्स वाला मूवमेंट स्प्रेड हो गया, तो 1921 में क्या हुआ, जो तालुकदार के हाउस थे और जो भी मर्चेंट्स वर अटैक्ड, और जो भी मर्चेंट्स के हाउस थे और जो बाज़ार थे, तो क्या हुआ, तालुकदार्स के हाउस पे अटैक किया गया और बाज़ार से लूटेड, मतलब बाज़ार में जितने भी सामान थे सबको लूट लिया गया। एंड ग्रेन होल्ड वर टेकन ओवर, और जो भी अनाज के भंडार थे उसको क्या किया गया, लूट लिया गया। क्योंकि क्या हुआ था, अभी किसान लोग तालुकदार से गुस्से था, पीजेंट्स लोग तालुकदार से, लैंडलॉर्ड से गुस्सा थे, तो उनके खिलाफ वो लोग अपना प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन्होंने अटैक किया उनके घरों पे, बाजार को लूट लिया और ग्रेन्स के होर्ड को, मतलब जहाँ पे इकट्ठा करके ग्रेन को रखा जाता था, उन सब को लूट लिया। In many places, local leaders took peasant that Gandhiji had declared that no taxes were to be paid and land was to be redistributed among the poor. The name of Mahatma was being invoked to sensation all the action and aspiration। मतलब फिर महात्मा गांधी ने क्या कहा, पीजेंट्स को, लोकल पीजेंट्स को बोला कि अब उन लोग को टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा और जो लैंड है उनको पुअर्स को रीडिस्ट्रीब्यूट, मतलब अच्छे से भाग में, मतलब बराबर भाग में लोगों को, गरीब लोगों को बांट दिया जाएगा। महात्मा गांधी ने ऐसे कहा
और सब लोगों ने अपने अपने एस्पिरेशन के हिसाब से इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्टेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। मतलब क्या, वो जो ट्राइबल कम्युनिटी के पीजेंट्स थे उन्होंने स्वराज का आइडिया और महात्मा गांधी ने जो भी नॉन कॉपरेशन के बारे में कहा था उसको अलग तरह से लिया। इन द गुदेम हिल ऑफ आंध्र प्रदेश, फॉर इंस्टेंस, अ मिलिटेंट guerrilla movement spread in early 1920s, not a form of struggle that the Congress could approve। मतलब क्या हुआ था, जो गुदेम हिल है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे एक मिलिटेंट था, गुरिल्ला मिलिटेंट, जो कि एक तरह का मूवमेंट ही था, बट वो मूवमेंट उतना बड़ा नहीं था। 1920s में फैला था वो मूवमेंट, इतना बड़ा नहीं था कि कांग्रेस उसको अप्रूव कर सके। Here, as in other forest region, the colonial government has closed the large forest area, preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect firewood and fruits। मतलब क्या हुआ, जो ये मतलब ब्रिटिश ने क्या किया था, उन लोगों ने जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनको भी बहुत परेशान करके रखा था। उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट रीजन को पूरी तरीके से बैन कर दिया। कॉलोनियल गवर्नमेंट हैज़ क्लोज्ड फॉरेस्ट एरिया, मतलब फॉरेस्ट एरिया को क्लोज कर दिया था। प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल। लोगों से क्या करते थे, लोगों को मना करते थे कि वो लोग क्या करें, जंगल में नहीं आए, अपने जानवरों को खाना ना खिलाए जंगल में आके। और टू कलेक्ट फ्यूल वुड एंड फ्रूट, और वो लोग फ्यूल वुड और फ्रूट जंगल से कनेक्ट ना करें, क्योंकि वो क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक धरोहर है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक प्रॉपर्टी है, वो लोग वहाँ पे नहीं आए क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। फ्रूट टू enlarge the hill people, not only were their livelihood affected but they felt that their tradition right were being denied। और इससे लोगों को सिर्फ ये नहीं लगता था कि उन लोगों को उस जगह पे न जान दिया जा रहा है, उन लोगों को क्या होता था, एक तरह से उन लोगों का ट्रेडिशनल राइट और रिलीजियस जो बिलीव है उन लोगों का, वो सब उनसे छीना जा रहा था। When the government began forcing them to contribute beggar for road building, the hill people revolted। मतलब जब क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि तुम लोग बेगर दो, तुम लोग पैसे दो ताकि रोड बनाया जा सके, तो जो हिल के पीपल थे उन लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। द पर्सन हु केम टू लीड देम वॉज एन इंटरेस्टिंग फिगर। और जो इनको लीड कर रहा था, जो इनका मतलब ग्रुप का लीडर था, वो बहुत इंटरेस्टिंग फिगर था। अभी देखिए इंटरेस्टिंग फिगर कैसे था, अब इसमें लिखा हुआ है। अलरी सीताराम राजू, ये जो थे उनके लीडर थे। क्लेम्ड दैट ही हैड अ वेराइटी ऑफ स्पेशल पावर। उन्होंने क्या कहा था कि उनके पास एक स्पेशल पावर, वेराइटी ऑफ, बहुत सारे उनके पास स्पेशल पावर है, ऐसा इनके लीडर ने कहा था, जिनका नाम एलोरी सीताराम राजू था। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन एंड हील पीपल। मतलब क्या होता है, जो भी एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन है ये एकदम सही प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और ये हील पीपल मतलब मरे वो लोगों से बात भी कर सकते हैं। एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट, मतलब बुलेट के शॉट लगने के बाद भी ये फिर से जिंदा हो सकते हैं। कैप्टिवेटेड बाई राजू, द रिबेल प्रोक्लेम्ड दैट ही वॉज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड। और क्या हुआ, राजू के ऐसी बात से लोगों ने क्या किया, लोगों ने ये हल्ला कर दिया कि वो भगवान से के दूत हैं, मतलब उनको कुछ नहीं होता है। राजू टॉक द ग्रेटनेस ऑफ ही वॉज एन incarnation of God। Raju talk the greatness of Mahatma Gandhi said was inspired by non-cooperation movement and persuaded people to wear khadi and give up drinking। मतलब क्या हुआ, राजू ने बताया महात्मा गांधी के बारे में, लोगों को बताया कि महात्मा गांधी कितने महान थे, और उनके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर हुआ, राजू जो थे वो इंस्पायर हुए थे। और क्या किए, उन्होंने जो भी ये हिल के लोगों थे उनको बताया था कि खादी वियर करो, और जो भी फॉरेन गुड आ रहा है उनको बाइकआउट करो, और उन्होंने शराब पीना भी छोड़ दिया था। बट एट द सेम टाइम ही
asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence। मतलब क्या कि अभी भी उनको, लेकिन उन्होंने महात्मा गांधी का इतना बड़ाई किया, उनके इस नॉन कॉपरेशन का साथ भी दिया, लोग को बताया भी, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि जो है इंडिया को हम लोग आज़ाद करवा सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ फोर्स नॉट नॉन वायलेंस। मतलब अहिंसा से हम लोग इंडिया को आज़ाद नहीं करवा सकते हैं, उसको हम लोग फोर्स का यूज़ करके ही आज़ाद करवा सकते हैं, बल का यूज़ ही करना पड़ेगा हम लोग को। द गुदेम रिबेल्स अटैक पुलिस स्टेशन। मतलब हम लोग गुदेन जो हिल के बारे में पढ़े, जहाँ पे एक गुरिल्ला मिलिटेंट था जो कि एक वेलफेयर था, लड़ाई करने के लिए वो तैयार किया गया था। तो गुदेम रेबेल्स अटैक मतलब इन्होंने क्या किया, अटैक किया पुलिस स्टेशन पे, अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा, एंड कैरिड ऑन गुरिल्ला वेलफेयर फॉर अचीविंग स्वराज। और क्या किया, गुरिल्ला वेलफेयर से ये सब करवाया ताकि उन्हें स्वराज मिल सके। राजू वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924। मतलब क्या हुआ, राजू को कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया गया और उनको 1924 में मार दिया गया। एंड ओवर टाइम बिकम अ फॉल्क हीरो। और वो क्या बन गए, एक इतिहास के हीरो बन गए। सच अ फनी थिंग, इन्होंने पहले प्रेडिक्ट किया कि इन्हें गोली से कोई नहीं मार सकता है, ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन एकदम सही करते हैं, ये मरे हुए लोगों से बात कर सकते हैं। बट फाइनली क्या हुआ, इन्हें 1924 में पकड़ लिया गया और इन्हें मार दिया गया और ये सिर्फ एक फॉल्क के हीरो बन के रह गए। तो अब हम लोग का कंप्लीट हो चुका है सेकंड टॉपिक। अब इसी पॉइंट का हम लोग थर्ड पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। इसी टॉपिक का थर्ड पॉइंट क्या है, स्वराज इन प्लांटेशन। मैंने आपको पहले ही बताया है कि सब लोग के लिए स्वराज का मीनिंग अलग था। प्लांटेशन वर्कर्स के लिए भी स्वराज का मीनिंग अलग था। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज। मतलब महात्मा गांधी ने जो भी कहा था और स्वराज के बारे में जो भी कहा था, उसके लिए जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनका सोच एकदम अलग था। फॉर प्लांटेशन वर्कर इन असम फ्रीडम मीन्ट राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कॉन्फाइंड स्पेस एंड which they were enclosed, and it meant retaining a link with village from which they had came। मतलब क्या उनके लिए क्या था, उनके लिए ये था कि प्लांटेशन वर्कर के लिए जो असम में थे, उनका मतलब फ्रीडम का मतलब उन लोगों को जब काम करने के लिए बोला जाता था तो एक फिक्स एरिया दे दिया जाता था कि आपको इसी के अंदर काम करना है, आपको इसके बॉर्डर लाइन को क्रॉस नहीं करना है। लेकिन इनके लिए फ्रीडम का मतलब ये था, इनके लिए फ्रीडम का मतलब था कि जहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं, इसके बॉर्डर लाइन से ये लोग बाहर भी जाके घूम सके, और क्या हो, जो इनका गांव है उससे इनका जो जगह है जहाँ पे ये काम कर रहे हैं वो लिंक हो, वो लोग बार बार गांव जा सके, अपने आ सके वहाँ से, ऐसा उन पर कोई रोक टोक ना हो। तो वो इनके लिए फ्रीडम था। अंडर द आइलैंड इमिग्रेशन village from they had came under the island, sorry I had repeated it, under the Inland Immigration Act of 1859 plantation workers were not permitted to leave the tea garden without permission। मतलब क्या था, जो ये एक्ट बना था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 में ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था। इससे क्या हुआ था, जो भी प्लांटेशन वर्कर है, किसी भी खेत के बागान में काम कर रहे हैं, उन लोगों को अलाउ नहीं था कि वो लोग क्या करें, अपना टी गार्डन छोड़ के कहीं भी जाएं, अपने गांव जाए, कहीं भी जाएं, ये अलाउ नहीं था। तो इनके लिए फ्रीडम का मतलब था कि ये इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1895 को पूरी तरीके से तोड़ देना और क्या करना, जहाँ भी वो चाहते हैं वहाँ पे बिना परमिशन के घूमने जाना। When they heard of the non-cooperation movement, thousands of workers defeated the authorities, left the plantation and headed home। मतलब क्या हुआ, जब उन्होंने सुना कि इंडिया में जो है नन कॉपरेशन मूवमेंट लग रहा है, तो उन्होंने क्या किया, अपना काम छोड़ के क्या चले गए, सीधे गांव चले गए। They believed that Mahatma Gandhi Raj was coming and everyone would
बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज। उन्हें ऐसा लगा कि जो है गांधी जी का राज आ रहा है तो क्या होगा, हम सबको अपना लैंड अपने घर के पास मिलेगा, हम लोग वहीं खेती करेंगे, हम लोग को दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा काम करने। दे हाउएवर नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन, मतलब वो कभी भी अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाए। स्ट्रैंडेड ऑन द वे बाय रेलवे स्ट्रीम स्ट्राइक एंड दे कॉट बाय द पुलिस एंड ब्रूचुअली बिटन अप। मतलब क्या हुआ, हम लोग को पता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ब्रिटिश का जो भी काम था सब लोग उसको बाइकआउट किए थे। तो फिर रेलवेज भी बाइकआउट किया गया था क्योंकि वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, तो इंडियन पीपल जो थे उसको भी बाइकआउट कर दिए थे। इसीलिए क्या हुआ था, रेलवेज बंद हो चुका था। तो जो लोग भाग के आए थे इस प्लांटेशन में, जो भी प्लांटेशन वर्कर्स थे वो अपने एरिया से जो है भाग के आए थे। तो वो क्या हुआ, अब रेलवेज तक तो गए लेकिन रेलवेज में जो भी ट्रेन्स थी वो नहीं चल रही थी, स्ट्राइक लगा हुआ था। सो वो अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाए। आधे रास्ते में ही पुलिस के द्वारा उन्हें कॉट कर दिया गया और ब्रूचुअली बिटन, बहुत ही ख़राब तरीके से उन्हें मारा पीटा गया और वो लोग अपने डेस्टिनेशन पे कभी नहीं पहुंच पाए। सो गाइज़, मैंने यहाँ तक टॉपिक सेकंड टॉपिक तक क्लियर करवा दिया है और मैंने जैसा आपकी बताया था कि मैं जो है मेन पॉइंट पढ़ा रही हूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक से उसे पढ़ के देखिए, अगर आपको उसमें से भी कोई प्रॉब्लम है जिसे मैंने नहीं पढ़ाया है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके अपने प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। मैं हमेशा रेडी रहूँगी। अगर आपको ये वीडियो लेकिन अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, जैसा कि मैं कह रही हूँ प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि लोग क्या करें, देखें जो प्रॉब्लम है जिनको, वो लोग इसे देखें और मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। सो हम लोग जो है अगले वीडियो में, एज मेरा वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा इसलिए मैं जो है थर्ड टॉपिक अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। इससे पहले मैं आपको एक टॉपिक बता देती हूँ। जो थर्ड टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने जा रही हूँ वो क्या है, टुवर्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मतलब हम लोग थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जितना भी कुछ पढ़ा है आप लोग उसे वीडियो देख लीजिएगा और नोट्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। प्लीज़ उसे भी अपने कॉपी में राइट कर लीजिएगा ताकि आप कोई भी पॉइंट भूले नहीं।